अस्सलामुअलैकुम जी मुझ क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग के घर वाले भी। इससे पहले मैंने आपका बेसिकली जनरल का लेक्चर रिकॉर्ड किया था। कुछ जनरल इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट थी और उसके अलावा जो हमारी बेसिक्स हैं अकाउंटिंग की उसके लिहाज से भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन थी जिनको मैंने रिकॉर्ड किया था। तो उसके बाद सेकेंड आज मेरा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो इसको भी जो है वो आप लोग आई थिंक जो है ना ड्यूरिंग द आई थिंक पेपर्स कुछ बच्चों के इसमें बहुत मसले मसाइल पेश आते हैं। उसके अलावा ड्यूरिंग द सेशन भी आप लोग इसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी जो मैंने साथ साथ सॉल्व तो करवा दी थी आपको, लेकिन चूँकि काफ़ी दिन हो गया पढ़ाई से दूरी है आपकी, तो इसलिए मैंने सोचा ये चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक जो ट्रांजेक्शन है उनको एक दफ़ा दोबारा से बेसिक्स वाला रिकॉर्ड करवा दी जाए ताकि आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम मज़ीद ना रहे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, क्योंकि आप लोगों ने चूँकि बहुत डेप्थ में इसको किया हुआ है, तो मैं बेसिक्स इसका जो है ना चूँकि आपको समझाऊँगा। सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता गया, ये तो आई थिंक इसमें मुझे समझाने वाली बात है नहीं इतनी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूँ कि जब दो पार्टीज क्रेडिट ट्रांजैक्शन करती हैं, ठीक, लेट्स सपोज दो पर्सन है ए एंड बी, ए ने बी को चीज़ें बेची उधार पे, ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट बेसिस। और जब उधार पे वो चीज़ें बेचता है बी को, तो डेफिनेट सी बात है जब उसने उधार पे बेची है तो पेमेंट एट ए टाइम तो होगी नहीं। तो पेमेंट कब होगी? इन फ्यूचर डेज। मतलब अगर वो कहता है कि मैं आपको कल पेमेंट कर देता हूँ या एक दिन बाद करता हूँ या एक महीने बाद या 3 महीने बाद, वट एवर दे डिसाइडेड, ठीक है, तो है तो वो फ्यूचर ही। तो वो उस सूरत में क्या होता है, वो जो पर्सन है चीज़ों को बेचने वाला सेलर, दैट मीन्स पार्टी ए, वो क्या करता है, वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से एक बिल ड्रॉ करता है जिसके ऊपर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड और उस पर्सन से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। लाइक कितनी चीज़ें बेची हैं उसने, उसकी क्वांटिटी क्या थी, उसकी प्राइस क्या थी, डेट कौन सी डिसाइड हुई है उनके दरमियान जिस पे वो चाहता है कि वो मुझे पेमेंट करे, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो बिल ड्रॉ करता है और उस सेकंड पार्टी को मतलब परचेजर को बी को ड्रॉ कर देता है, उसको भिजवा देता है। तो बी क्या करता है, अगर तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस से वो इंटरेस्टेड होता है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, दैट मीन्स वो इस बात पे राजी हो गया कि ऊपर अगर उसने मेंशन किया कि मैं 2 महीने बाद आपसे पेमेंट चाहता हूँ, तो ऊपर अगर सिग्नेचर कर देता है अपने, दैट मीन्स उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। तो जब 2 महीने पूरे होते हैं तो दूसरी चीज़ें फिर बाद में आती हैं कि वो पेमेंट करता है या नहीं करता। दो अदर कंडीशंस, दो अदर केसेस विच वी हैव डिस्कस्ड इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। उसमें फिर केसेस आ जाते हैं जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने डिस्कस किए हैं, लाइक डिसऑनर्ड हो जाता है केस, हमारा बिल डिसऑनर हो जाता है, हम लोग बिल कलेक्टिंग के लिए भेज देते हैं, या इसके अलावा हम लोग जो है वो बिल रिबेट करा दिया जाता है। या बिल डिसऑनर हो जाता है, या टाइम पे पैसे अगर मिल जाए तो बिल ऑनर्ड कहलाया जाता है, ठीक है। वो फिर उसके अदर केसेज हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, आपको बताया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली होता गया है। अब इसकी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है उसकी तरफ जाते हैं। मैं आपको सपोज देयर आर 2 पार्टीज ए एंड बी, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आपने ये ट्रांजैक्शंस करनी है सेपरेट जर्नल बना के, जैसे जर्नल का फॉर्मेट होता है वैसे सेपरेट जर्नल बना के इनकी जनरल ट्रांजैक्शन होंगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे बेसिक मकसद आपको समझाना है, तो समझाने के लिए बेस्ट एंड पॉसिबल वे यही है कि इनको पैरेलल लेके चला जाए, क्योंकि उसमें आपको फिर मसला नहीं होगा एक चीज़ को समझने के लिए कि अगर एक ट्रांजैक्शन हुई है तो इसके अगेंस्ट सेकेंड ट्रांजैक्शन कौन सी हो रही है, राइट। अच्छा, सपोज वी हैव अ पार्टी ए एंड पार्टी बी, ठीक है। ये 2 पार्टीज हैं हमारे पास। अब सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, तो सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन भी आएगी, ए सोल्ड गुड्स टू बी। सपोज वो कहता है जी ए ने बी को 2000 रुपए की चीजें बेची हैं। हम जनरल एंट्रीज के बेसिक रूल्स को सामने रखते हुए स्टार्ट करेंगे। एंट्री क्या होगी हमारे पास, बी अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, सपोज अमाउंट इज 2000। आपने अकाउंट पूरा मेंशन करना है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो चूंकि जस्ट ये इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैं इसलिए जो है ना इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, ठीक है। बी टू सेल एंड यहाँ पे क्या होगा, परचेजेस टू ए,
ठीक है, ये हमारी होगी सेल परचेज की एंट्री। चूंकि एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो मैंने जनरल एंट्रीज में आपको बेसिक रूल्स बताए हुए थे। चूंकि ए सेल कर रहा है दैट मीन इसकी सेल्स में इंक्रीज आ रहा है, इसकी इनकम इंक्रीज हो रही है। सेकंड, इसने बी को डेबिट किया, इसके डेटर्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसने चीजें परचेज की हैं, इसका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, रूल्स के मुताबिक एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। एंड द सेकंड वन इज ए को क्रेडिट उसने इसलिए किया है क्योंकि ए को उसने यहाँ पे लायबिलिटी बना दी है, तो लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिटेड व्हेन इट इंक्रीजेस। अच्छा, अब ये तो क्वेश्चन का स्टार्ट हो गया। वो कहता है ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 2000 ऑन क्रेडिट बेसिस। अब इसके बाद सेकंड स्टेप आता है, वो पर्सन क्या करेगा, बिल ड्रा करेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या आएगा, बिल ड्रा करेगा, और उसकी एंट्री कुछ इस तरह से गिवन होगी, ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर 2 months विच बी एक्सेप्ट्स एंड रिटर्न इट टू ए। इसका मतलब यह है कि ए ने बी पे 2 महीने का बिल ड्रॉ किया, जिसे बी ने एक्सेप्ट करके ए को रिटर्न कर दिया। एक्सेप्ट करके मतलब बी ने इस बात से एग्रीमेंट कर लिया है, इस बात की रजामंदी दे दी है कि मैं 2 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। सो अब बिल की जब बात करें तो बिल की एंट्री क्या होती है, बिल रिसीवेबल टू बी एंड ए टू बिल्स पेएबल। अच्छा, अब यहां पे हमने बी क्रेडिट क्यों किया है और इधर हमने ए डेबिट क्यों किया है? सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब यहां पे आपने चीजें उधार पे सेल परचेज की हैं तो आपने बी को डेबिट कर दिया है, दैट मीन्स आपने बी को एज ए डेटर लिख लिया है। चूंकि डेटर हमारा एसिड होता है, एसिड इंक्रीज डेबिट। लेकिन अभी तो यहां पे चूंकि जुबानी कलामी बात है आपकी, क्योंकि अभी आपने चीजें बेची हैं, आपने उसको एज ए डेटर मेंशन कर दिया। लेकिन जब आप उसको एक बिल ड्रा कर देंगे तो क्या होगा, आपके इस डेटर में डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है। दोबारा बताता हूं, जब भी आप यह बिल ड्रा कर देंगे तो आपके इस डेटर में डिक्रीज आ जाएगा और आपका बिल डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा एसिड ही होता है। सो इसलिए बिल में इंक्रीज आ गया तो इसको हमने कर दिया डेबिट, ठीक है। और एक एसिड इंक्रीज हो गया, दूसरा डिक्रीज कर गया। सेम इन दिस केस, यहां पे ये ए हमारी क्या थी, लायबिलिटी थी। चूंकि लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी इसलिए क्रेडिट कर दी थी, लेकिन चूंकि एक बिल ड्रा हो गया तो जब बिल हमारे पास आएगा तो क्या होगा, ये बिल भी हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। सो एक लायबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, सेकंड लायबिलिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। एक लायबिलिटी क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है, सेकंड लायबिलिटी डिक्रीज कर गई है। क्यों, क्योंकि चूंकि इसके इस फॉर्मेट में चूंकि लायबिलिटी तो है, लेकिन लायबिलिटी किस शक्ल में हमारे पास, ये यहां पे ये हमारे पास क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब जिसे हमने पे करने हैं, चूंकि पहले क्रेडिटर था लेकिन अब हमारे पास बिल की शक्ल में आ गई। ये इसकी अमाउंट थी जो मिसिंग हो गई थी मुझसे, ठीक है। अच्छा, ये 2 एंट्रीज जो है ये तो हमारी बेसिक एंट्रीज है, ये तो किस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आएंगी, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। ये 2 बेसिक एंट्रीज हर क्वेश्चन में आपको रिपीट होंगी। जो बेसिक प्रॉब्लम आता है वो इसके बाद आता है। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ, ये जो पहला केस है, जो पहली एंट्री मैं इसे करवाऊंगा वो करवाऊंगा बिल डिसऑनर्ड की, ठीक है। अभी हम कौन सी करने जा रहे हैं, कि अगर हमारा बिल डिसऑनर्ड हो जाता है, डिसऑनर्ड का मतलब यह बिल डिडंट मेट हिज एक्सेप्टेंस, मतलब जो ड्यू डेट आई थी उस ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट नहीं की गई हमें। तो जब बिल की पेमेंट नहीं की जाती है उस ड्यू डेट के ऊपर, उस मैच्योरिटी डेट के ऊपर, जिस डेट पे हमने उसे प्रॉमिस किया था, तो वो हमारी क्या कंसीडर की जाती है, वो हमारी बिल डिसऑनर कंसीडर किया जाता है। अच्छा, तो इस केस में क्या करता है, तो जब बिल डिसऑनर हो जाएगा दैट मीन्स ये बिल जिस डेट तक हमने ड्रॉ किया है उस डेट के बाद ये बिल नॉन वैलिड करार दे दिया जाता है, बिकॉज जो डेट ऊपर मेंशन है जब वो डेट गुजर जाती है तो उस बिल की कोई हैसियत नहीं रहती। तो जब वो डेट गुजर गई, उसने पेमेंट नहीं की, तो इसका क्या मतलब है, बिल की हैसियत खत्म हो गई। तो जब बिल की एसेट की जो है वो वैल्यू वो खत्म हो जाएगी तो उससे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया, दैट मीन्स अब उस बिल की जो डेट थी वो खत्म हो गई है और हम अगेन बी को दोबारा डेबिट कर लेंगे, मतलब बी को हम दोबारा डेटर बना लेंगे कि हमने स्टिल इससे अभी पैसे लेने हैं, राइट। अब ये क्या इसकी जो है ना ट्रांजैक्शन करेगा,
ये क्या करता है, चूंकि इसकी जो है अगेन इसका भी बिल कैंसिल हो गया तो डेफिनेटली ये बिल भी कैंसिल हो जाएगा, चूंकि सेम डेट दोनों पे मेंशन है। तो इसका अगर एसेट डिक्रीज क्रेडिट कर जाता है तो इधर से इसकी लायबिलिटी डिक्रीज कर देगी बिल की फॉर्म में, तो लायबिलिटी जब डिक्रीज करेंगी तो वो हमेशा डेबिट कहलाएगी। सो बिल पेएबल डेबिट हो जाएगा। बिल पेएबल डेबिट हो जाएगा एंड अगेन ए क्रेडिट, ए को क्रेडिट करके हमने दोबारा क्रेडिटर बना लिया जैसे हमने यहां पे बनाया था, और बी को डेबिट करके हमने क्या कर लिया, डेटर बना लिया जैसे हमने यहां पे बनाया था। तो ये तो हमारा सिंपल केस था कि अगर बिल होया था डिसऑनर, ठीक है। अब सेकंड इसमें जो बच्चों को बेसिक प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि नोटिंग चार्जेस, ठीक है। व्हाट आर नोटिंग चार्जेस। जो सेकंड जो बेसिक हमारे पास मसला आता है बच्चों को वो आता है नोटिंग चार्जेस के अंदर, कि नोटिंग चार्जेस होते क्या हैं। नाउ स्टार्ट फ्रॉम हियर, व्हाट आर नोटिंग चार्जेस। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि जो मैच्योरिटी डेट बेसिकली उस डेट को कहते हैं जिस डेट पे आपने प्रॉमिस किया होता है कि बिल की पेमेंट कर दोगे, तो अगर उस डेट पे पेमेंट नहीं होती तो आपका बिल डिसऑनर्ड कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। और सपोज आपकी वो डेट गुजर गई है, उस पर्सन ने बिल की अमाउंट नहीं पे की, तो जब बिल की अमाउंट नहीं पे की तो वो जो पर्सन है, जो ओनर है, मतलब जो चीज़ों का सेलर कहलाया जाता है, वो क्या करता है, वो एक इदारा होता है, एक पर्सन है, एक इंस्टीट्यूट है जिसको नोटरी पब्लिक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, नोटरी पब्लिक। मैं यहां पे लिख देता हूं, नोटरी पब्लिक कहा जाता है। वो पर्सन क्या करता है, वो इदारा क्या करता है, वो आपके बिहाफ पर उस कस्टमर से आपको बिल की अमाउंट रिकवर करके देता है। क्या करता है, आपके बिहाफ पर कस्टमर से बिल की अमाउंट रिकवर करके देता है, लेकिन उसके अगेंस्ट आपसे कुछ चार्जेस लेता है। उन चार्जेस को कहा जाता है नोटिंग चार्जेस, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं, जब आपका बिल डिसऑनर होता है तो एक इदारा होता है या कोई इंस्टीट्यूट होता है जो पर्सन आपकी बिल की अमाउंट रिकवर करवा के देता है, ठीक है। और जो रिकवर अमाउंट करवा के देता है उसके अगेंस्ट कुछ चार्जेस आपसे काटता है, उससे नोटिंग चार्जेस कहा जाता है और उस इदारे को नोटरी पब्लिक कहा जाता है। अच्छा, तो नोटरी पब्लिक की ट्रांजैक्शन का मतलब ये इसने पे किसने करने हैं। जो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीज़ है या जो इसमें बहस है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये कि नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, नोटिंग चार्जेस हमेशा वो पे करता है जो होल्डर ऑफ द बिल होता है, ओनर ऑफ द बिल नहीं होता। नोटिंग चार्जेस हमेशा वो पे करता है होल्डर ऑफ द बिल, नॉट ओनर ऑफ द बिल, ठीक है। होल्डर ऑफ द बिल का मतलब यह है कि जिसके पास उस टाइम पे बिल होता है, ठीक है। होल्डर ऑफ द बिल का मतलब यह है जिसके पास उस टाइम बिल मौजूद है। नोटिंग चार्जेस वो पे करता है, बट दैट डजंट मीन कि वो नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है तो वो उसी का एक्सपेंस है, ठीक है। दैट डजंट मीन, उसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है तो वो उसी पर्सन का ही एक्सपेंस है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसे, सपोज अगर मैं इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलूं, ठीक है, यहां तक तो हो गया था हमारा बिल डिसऑनर। अगर इन एक्चुअल में आपको नोटिंग चार्जेस की एंट्री बताऊं तो वो हमारे पास बनती है नोटिंग चार्जेस टू क्या, सपोज नोटिंग चार्जेस हमारे पास है 20 रुपए, तो दिस इज द ट्रांजैक्शन ऑफ नोटिंग चार्जेस, बिकॉज हमारा है तो एक्सपेंस ही ना। तो रूल्स के मुताबिक एक्सपेंस जिस नाम से है उस नाम से उसको हमने डेबिट कर दिया और एसेट डिक्रीज क्रेडिट, ठीक है। सो अब इसमें बात ये आती है, अब ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे एडजस्ट कैसे की जाएगी। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई है, नोटिंग चार्जेस हमेशा वो पे करता है जो कि होल्डर ऑफ द बिल होता है, जिसके हाथ में इस वक्त बिल है। सो अगर इसकी अगर बात करें तो इस वक्त बिल है पार्टी ए के हाथ में, ऐसे ही है, बिल इस वक्त किसके पास है, पार्टी ए के पास। सो अगर तो मैं उस एंट्री को इसमें एडजस्ट करना चाहूं तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जो डिसऑनर की एंट्री है इसी के अंदर मैं नोटिंग चार्जेस को एडजस्ट कर दूं। कैसे, यहां तक तो हमारे बिल ड्रॉ की एंट्री है, ठीक है। अब मैं बिल डिसऑनर कर रहा हूं नोटिंग चार्जेस के साथ। अच्छा, हमने क्या किया था, एंट्री हमारी वो सेम रहेगी, लाइक बी डेबिट कर दिया जाता है, ठीक है, एंड बिल रिसीवेबल क्रेडिट एंड कैश क्रेडिट, ठीक है। नोटिंग चार्जेस की अमाउंट 20 है,
बिल की अमाउंट कितनी है 2000, सो ये क्या होगा हमारा 2020, राइट। अब मैं अभी इसको समझाता हूँ आपको कि ऐसे हुई कैसे है। अब यहां की बात करें, बिल पेएबल, नोटिंग चार्जेस टू ए, सो बिल हमारा 2000 का था, 20 नोटिंग चार्जेस है, दैट विल बी 2020। अब ये एंट्री की कैसे हमने, अगर बेसिक एंट्री को देखें तो यहाँ पे हमारे पास नोटिंग चार्जेस डेबिट है, कैश क्रेडिट है। मैंने अभी एक और बात आपको बताई है, मैंने कहा जो हमेशा नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है, होल्डर ऑफ द बिल, बट दैट डजंट मीन कि ये उसका एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन गया है नोटरी पब्लिक के पास, उसने इसे कहा है कि मुझे उस पर्सन से बिल रिकवर करा के दो, तो नोटरी पब्लिक इससे कहता है ठीक है मैं आपको बिल कवर करवा देता हूँ उससे, लेकिन इसके अगेंस्ट कुछ अमाउंट चार्ज करूंगा, ठीक है। तो ये पर्सन मतलब होल्डर ऑफ द बिल जब अमाउंट उसको पे करेगा तो वो जो अमाउंट है वो इसका फिलहाल टेम्परेरी तौर पर कैश डिक्रीज होगा। कैश मतलब इसका टेम्परेरी तौर पे एसेट में कमी आएगी, राइट। वो टेम्परेरी तौर पे जब वो पेमेंट करेगा, उसे कैश पे करेगा, वो उसकी टेम्परेरी तौर पे एसेट में कमी आएगी, कैश में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि वो उसका अपना एक्सपेंस नहीं है। तो वो क्या करेगा, एक तरफ तो उसका कैश डिक्रीज हो रहा है एसेट, तो दूसरी तरफ उसने यहां पर बिल के अंदर वो 20 रुपीज ऐड भी कर दिए कि ये मैंने उससे रिकवर करने हैं। उसने क्या किया है, उसने सेकंड में उसको डेटर में अपनी उस नोटिंग चार्जेस की अमाउंट को ऐड भी कर दिया कि ये भाई मैंने अभी तुमसे रिकवर करने हैं, बिकॉज ये मेरा टेम्परेरी कैश डिक्रीज हुआ, ये मेरा एक्सपेंस नहीं है। सो दैट मीन्स कि अगर ये इसका एक्सपेंस नहीं है तो ये किसका एक्सपेंस है, पार्टी बी का। क्यों? क्योंकि बिल की पेमेंट करने में डिले इसने किया है, सो ये एक्सपेंस भी इसी पर्सन का होगा। तो जब एक्सपेंस इसका होगा तो वो उसको एक्सपेंस के तौर पे डेबिट साइड में लिख देगा कि ये मेरा एक्सपेंस है, मैंने नोटिंग चार्जेस भी पे करने हैं, और उसके बाद लायबिलिटी में उसको क्रेडिट साइड में बिल के अंदर ऐड कर देगा। दैट मीन मैंने ए को 2000 की बजाय 2020 देना है। कैसे? 2000 इसके अंदर बिल की पेमेंट है, ₹20 उसमें नोटिंग चार्जेस है। और अगर इधर बात करें तो उसने कहना है कि मैंने अब 2020 लेना है उससे, 20 से। कैसे? 2000 बिल की अमाउंट है, 220 रुपये जो मेरा कैश डिक्रीज हुआ है। सो अगर यहाँ पे हम पूरी एंट्री को देखें तो नोटिंग चार्जेस डेबिट था, वो यहाँ पे हमने डेबिट में एडजस्ट कर दिया। उसके अलावा कैश क्रेडिट होता है, यहाँ पे कैश में एडजस्ट हो गया। सो बताने का मकसद है बेसिक से हमने नहीं हिलना, बेसिक से हमने बिल्कुल साइड पे नहीं होना, हमारी बेसिक सेम रहेगी। हमने जस्ट उसको उसकी नेचर के लिहाज से उसको उसके दो अकाउंट्स के अंदर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। सो जो मर्जी केस है आपके पास एंडोर्समेंट आ रहा है, आपके पास बिल जब एक्सचेंज, आपके पास जो है फॉर एग्जांपल डिबेट का केस आ रहा है, या आपके पास कोई भी फर्दर केस आ रहा है बिल फॉर कलेक्शन के लिए आ रहा है, तो उसके अंदर जब भी अगर आपका बिल डिस्काउंट होता है, नोटिंग चार्जेस पे करते हैं, तो सिंपल इस ट्रिक के जरिए आपने उसको एडजस्ट कर देना है। ऑर्डर ऑफ द बिल जो होता है उसका हमेशा कैश डिक्रीज होता है, कैश मतलब एसेट डिक्रीज होगा, लेकिन जो सेकंड पर्सन होगा जिसकी वजह से बिल डिले हुआ है, जिसने पेमेंट लेट की है, ये उसका एक्सपेंस होगा। बाकी डिस्काउंट की एंट्री सेम रहेगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।